नमस्कार विद्वान साथियों। रंगीलो राजस्थान 360 द ट्रूथ ऑफ स्टडी में आप सब लोगों का स्वागत है। प्यारे विद्वान साथियों, मैं मुकेश कुमार सैनी आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं एसीएफ के जो स्पेशल बैचेज हैं उनके बारे में, जिनके क्विक रिवीजन की हम बात करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है, इसलिए हम फटाफट राजस्थान और इंडियन जीके के जो टॉपिक हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आइए अब बात हम करते हैं क्लास संस्कृति के बारे में। और क्लास संस्कृति के अंदर हम आज जो क्वेश्चन देखेंगे उनमें आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने लगा दिया गया है, ध्यानपूर्वक आपको प्रश्न को सुनना है। पहला प्रश्न आपके सामने, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है। पहला देखो यूनिट है आपके, अगर आप सिलेबस को देखोगे तो मैं सिलेबस वाइज चल रहा हूँ, आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है यहाँ से। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने लगा दिया गया है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है। आपके सामने है बूंदी शैली का, जयपुर शैली का, कांगड़ शैली का या किशनगढ़ शैली का। तो देखिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों, इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो बनी ठनी चित्र शैली है वो किशनगढ़ शैली की है। याद रखना, बनी ठनी एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ से संबंध रखती है, और ये पेंटिंग चित्रकला निहाल चंद ने बनाई थी, याद रखना। तो ये बनी ठनी का संबंध किससे, ये भी आप याद रखना। बनी ठनी का जो संबंध है वो निहाल चंद से है। किससे है जी, याद रखना। क्या नाम है आप लोग बताएं जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। निहाल चंद, याद रहेगा आपको। हाँ जी, अगर आपसे पूछा जाए कि निहाल चंद का संबंध किससे है तो आपका जवाब होगा बनी ठनी से। और बनी ठनी को याद रखना, भारत की जो चित्रकला है उसमें मोनालिसा कहा जाता है। तो एक पॉइंट और आप याद रखना कि भारतीय मोनालिसा, भारतीय मोनालिसा, मोनालिसा याद रहेगा आपको। हाँ जी, भारतीय मोनालिसा, सॉरी मोनालिसा। भारतीय मोनालिसा किस चित्र शैली को कहा जाता है तो आपका जवाब होगा जो बनी ठनी है, किशनगढ़ की शैली है, उसको भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, याद रखिएगा। और बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ रियासत के तत्कालिक राजा जसवंत सिंह की प्रेमिका और उच्च कोटि की कवित्री ये थी बनी ठनी। याद रहेगा आपको कि ये बनी ठनी थी कौन, तो बनी ठनी थी किशनगढ़ के राजा। आप देखो कितनी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली, उनको एक एक के बारे में हम कंक्लूड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा सवाल ये था कि बनी ठनी जो शैली है उसका संबंध किससे है, चित्र शैली का, तो आपका जवाब होगा ये किशनगढ़ शैली है। इतना याद रहेगा आपको, तो आंसर आपका ये हो गया। इसके अलावा बनी ठनी पर हमें और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो देखिए बनी ठनी, सबसे पहले तो बात करें नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि ये प्राचीन भारतीय शैली है, भारतीय चित्र शैली है, याद रखना। कौन सी शैली है, चित्र शैली है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है किशनगढ़ से। किससे है जी, किशनगढ़ से। ठीक है, ओके। तीसरा जो पॉइंट इसका हमें याद रखना है वो याद रखना है कि इस चित्र शैली का संबंध, मतलब इसके जो चित्रकार हैं वो कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए निहाल चंद। निहाल चंद इसके जो चित्रकार हैं वो हैं, याद रहेगा इतना। ठीक है, और एक खास बात, इसको क्या कहा जाता है तो आप बोलोगे बनी ठनी को भारतीय चित्रकला की मोनालिसा या भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, मोनालिसा कहा जाता है। इसके अलावा बनी ठनी थी कौन, तो आपको जवाब पता होना चाहिए कि बनी ठनी है वो किशनगढ़ रियासत के राजा थे, जिनका नाम था क्या था, याद रखना, सावंत सिंह। किशनगढ़ रियासत के राजा हुए जिनका क्या नाम था जी, जिनका नाम था सावंत सिंह। सावंत सिंह, सावंत सिंह की जो पत्नी थी, याद रखिएगा, सावंत सिंह की पत्नी, या यूं कहें प्रेमिका, पत्नी नहीं प्रेमिका। सावंत सिंह की जो प्रेमिका थी, याद रखिएगा, प्रेमिका, वो थी बनी ठनी, और वो उच्च कोटि की कवयित्री थी। तो इतनी तमाम चीजें आपको पता होना चाहिए कि बनी ठनी भारतीय चित्र शैली है, ये किशनगढ़ से संबंध रखती है, इसके जो चित्रकार हैं वो निहाल चंद हैं। इसके अलावा इसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा या भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। और ये किशनगढ़ रियासत के तात्कालिक राजा रहे सावंत सिंह, उनकी प्रेमिका थी बनी ठनी। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर आप लोगों को, वेरी गुड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो है, त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। कि त्यागराज की जो जितनी भी कृतियां हैं, जिन्होंने सृजन किया है, जो चीजें लिखी हैं, वो भगवान कृष्ण की जो प्रस्तुत करते हैं, और वो भगवान कृष्ण के भक्ति गीत है उनसे संबंध रखती है। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो ये है कि त्यागराज ने अनेक रागों का सर्जन किया है,
ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे जाता है वो ये है कि अत्रामचार्य और त्यागराज समकालीन थे। अत्रामचार्य और त्यागराज समकालीन थे। चौथा स्टेटमेंट है अत्रामचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की प्रस्तुति के गीत गाया करते थे। अब आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो मेरे लाडलो, यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 आपको यहाँ पे सही मिलेंगे। क्योंकि देखो त्यागराज का जन्म है वो 1767 में हुआ था। 1767 के अंदर तमिलनाडु के तंजावुर नामक जिले के अंदर हुआ था और वे कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता थे और भक्ति मार्ग के कवि थे। याद रखिएगा, उन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित किया अपने गीत। तो त्यागराज के जितने भी गीत है ना, देखिए त्यागराज के गीतों का संबंध कृष्ण से न होकर किससे है? राम से है। याद रखिएगा, त्यागराज के गीतों का संबंध किससे है? राम से। याद रखिए, कहां से है? तमिलनाडु से। और कार्य अगर देखें तो इनका जो समय रहा है वो 1767 रहा है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर हम अन्नामचार्य को देखें तो ये तेलुगु संत कवि थे जो कर्नाटकी संगीत के रचयिता रहे और इनका अगर देखें तो ये 1408 के दरमियान ये रहे। याद रखिएगा, तो इतना पता हमें होना चाहिए। हाँ जी, बस इतना है। इनकी प्रस्तुति भी भगवान राम के गीतों से और भगवान वेंकटेश्वर के गीतों से अगर देखें, स्पेशली अगर अन्नामचार्य के अगर भजनों की बात करें तो ये भगवान वेंकटेश्वर को प्रसिद्ध हैं, ये उनको समर्पित करते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 आपका राइट होता है, इसलिए आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जाता है। तो मोटा माटी बात ये समझ में है कि त्यागराज के जो गीत हैं वो राम को समर्पित हैं और अन्नामचार्य या अत्रामचार्य के जो गीत हैं वो भगवान वेंकटेश्वर को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है जी, ओके। अगले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ध्यान से प्रश्न को सुनिए। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है बौद्ध मत से, दूसरा है जैन मत से, तीसरा वैष्णव मत से, चौथा है शैव मत से। तो आपका जवाब होने वाला है यहाँ पे कि ये जैन मत से संबंध रखते हैं। याद रखना, स्थान कवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है जिसकी स्थापना 1653 में हमको देखने को मिलती है। और क्या बोलते हैं, लवजी नामक स्थान पर नामक एक व्यापारी है, वो इसकी संप्रदाय की स्थापना करता है। तो याद रखिए ये किससे संबंध रखता है? तो आपका जवाब क्या होगा? ये जैन मत से संबंध रखता है। ठीक है, और ये ईश्वर को निराकार मानता है, इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है। याद रखिए, तो आपने क्या देखा, स्थान कवासी क्या है? तो आपको पहला पॉइंट तो ये समझ में आया कि ये जैन संप्रदाय। याद रखिएगा, कौन जैनों में भी कौन से? श्वेतांबर जो जैन है उनकी उप शाखा है। उनकी क्या है? उप संप्रदाय है। ये समझिए, उप संप्रदाय उप शाखा है, उप संप्रदाय है। ये बात आपको याद रहेगी। और अगर बात करें कि इस संप्रदाय की स्थापना कब हुई, तो याद रखना इसकी 1653 के अंदर हुई है। और करने वाले कौन है? तो आपका जवाब होगा लवजी नामक व्यापारी हैं, वो करते हैं। और ये संप्रदाय है, याद रखना, वो क्या करता है? ईश्वर को निराकार मानता है। निराकार मानता है, इसलिए ये मूर्ति पूजा नहीं करता। याद रहेगा आप लोगों को इतनी सब बातें। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से सुनिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। देखिए, पहला स्टेटमेंट लिखा है फतेहपुर सीकरी स्थित जो बुलंद दरवाजा है, याद रखिए बुलंद, यहाँ पे देखिए बुलंद दरवाजा, और खान यहाँ पे जो लिखा है खानवाज। हाँ जी, ध्यान से सुनिए, दरवाजा और खानकाहा या खानवाज। तो खानकाहा के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। प्रश्न स्टेटमेंट को दोबारा सुनिए। ये कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी के अंदर जो बुलंद दरवाजा है और खानकाह है, इनका निर्माण है वो सफेद संगमरमर के प्रयोग से किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो अब देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए सही जाता है। तो याद रखिए यहां पर हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऐसा है तो क्यों है, देखिए थोड़ा समझने की जरूरत है। अकबर के शासनकाल के में देखेंगे तो फतेहपुर सीकरी में अनेक निर्माण कार्य हुए, जिनमें बुलंद दरवाजा और खानकाहा जो प्रसिद्ध रूप से देखे गए हमने, और इनका निर्माण में जो मुख्य रूप से लाल जो पत्थर है उसका प्रयोग हुआ है। देखिए ध्यान से सुनिए, तो हमने क्या कहा कि लाल पत्थर का प्रयोग किसमें?
फतेहपुर सीकरी के निर्माण में किया गया और बुलंद दरवाजे के निर्माण में। अगर फतेहपुर सीकरी के अंदर देखेंगे तो बुलंद दरवाजा उसके निर्माण में, और खानकाह है इसके अंदर हम देखें तो मुख्य रूप से लाल पत्थर का प्रयोग हुआ, किंतु कहीं कहीं पर सफेद पत्थर का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा और खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो इसका मतलब नकार नहीं सकते कि नहीं हुआ था। सच्चाई ये है कि भाई यहां पर लाल पत्थर का भी प्रयोग हुआ है और यहां पे सफेद संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा सही होता है। लेकिन बात जब आती है सेकंड स्टेटमेंट की कि लखनऊ स्थित जो इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा है इसका निर्माण ईंट और चूना पत्थरों से हुआ है। किससे हुआ मेरे बच्चे? ईंट और चूना पत्थरों से हुआ है। तो इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजे का जो निर्माण है वो ईंट और चूना पत्थरों से हुआ, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट है। यहां पर राइट इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये कहेंगे वैसे तो ज्यादातर ये बना है लाल पत्थरों से, लेकिन कुछ हिस्सा इसका सफेद संगमरमर से भी बना है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है यहां पे, इसलिए हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ध्यान से सुनिए, प्रश्न को दोबारा सुनिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, मतलब अवतार लेंगे? पहला है अवलोकेतेश्वर, दूसरा है लोकेश्वर, तीसरा मैत्रेय और चौथा है पद्मपाणि। तो आपका यहाँ पे जो जवाब होना चाहिए वो होगा मैत्रेय। अब ये कैसे? देखिए, पाली परंपरा में मैत्रेय भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। जो पाली परंपरा है, तो पाली संस्कृति के अंदर, पाली परंपरा के अंदर जो मैत्रेय हैं उनको भावी बुद्ध के रूप में जाना गया है। और इस परंपरा में ये मान्यता है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्य का औसत निजी काल 84 वर्ष का हो जाएगा। जब मनुष्य का 84,000 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा जीवन का, उस बाद में जो मैत्रेय हैं वो जन्म लेंगे। कहने का मतलब जब मनुष्य अपने जीवन, जब से मानव पैदा हुआ है और वो 84,000 वर्ष तक ये जीवन व्यापन कर लेगा, उसके बाद में भावी बुद्ध का वापस अवतार होगा और वो मैत्रेय के रूप में होगा। और ये मान्यता किसकी है? ये पाली जो परंपरा है उसकी मान्यता है। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ लिखा है शिल्प और दूसरी तरफ लिखा है किस राज्य की परंपरा है। जैसे पहला है पुथुकुलकुली शॉल, दूसरा है सुजनी कढ़ाई, तीसरा है उपाड़ा जामदानी साड़ी, और इनके सामने लिखा है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। आपसे पूछा उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, हम बात करें तो यहां हमारे जो सही आंसर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर ए बैठेगा। क्यों बैठेगा जरा देखिए। अगर हम बात करें यहां पे कि पुथुकुली सोल है, ये तमिलनाडु से संबंध रखती है। पुथुकुली सोल किससे संबंध रखती है? तमिलनाडु से। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अब हम बात करें कि सर जो सुजनी कढ़ाई जो हस्तशिल्प का संबंध है वो किससे है, तो याद रखना उसका संबंध बिहार से है। तो ये सुजनी कढ़ाई है, इसका संबंध किससे मेरे लाडलो? बिहार से है। तो यह महाराष्ट्र गलत लिखा इसने। और जो यहां पर उपाड़ा जामदानी साड़ी है, इसका संबंध अगर देखेंगे तो इसका संबंध है वो एपी से है, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से नहीं है। इसलिए अगर पूछा जाए सुमेलित कौन सा है, तो सुमेलित केवल एक ही है कि पुथुकुल्ली जो सॉल है उसका संबंध है वो तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है परंपरा, दूसरा है राज्य। तो देखिए लाडलो, ऑप्शन आपका पहला जिसमें लिखा है वो लिखा है चपचार, फिर दूसरा है फोक जोम, परबा गाथा गीत, दूसरा है ओंग टा नृत्य। अब आपको राज्य देखने, इनमें से कौन सा राज्य इनके संबंध में है। तो लाडलो, आपका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ऐसा है तो क्यों है, तो थोड़ा सा आइए समझ लेते हैं। देखिए, अगर यहां पे बात करें तो सबसे पहली बात उपचारा, उपचारा का जो संबंध है, उपचारा कूट का जो त्योहार होता है, याद रखना पूरा ऐसा होता है उपचारा कूट त्योहार। उपचारा कूट त्योहार का जो संबंध है वो आप देखेंगे तो वो फरवरी और मार्च में मनाया जाता है और ये कृषि से संबंध रखता है। ये झूमिंग कृषि करने वाले जो लोग हैं इस दौर के अंदर अपने खेतों की सफाई करते हैं, ठीक है, याद रखना। और बीजों की बुआई की शुरुआत करने से पहले वो खाली समय में इस त्योहार को मनाते हैं, याद रखने वाली बात है। तो चपचार कूट मिजोरम में कृषि के फसल चक्र से जुड़े 3 प्रमुख त्योहारों में से एक है। अन्य 2 त्योहार देखोगे तो मीमकूट है और दूसरा पावलकूट है। तो उपचारा किससे संबंधित रखता है? मिजोरम से संबंध रखता है। ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। आगे बात करें तो खोंग जोम परबा, ये मणिपुर में ढोल मतलब ड्रम का उपयोग करके पल्लाड़ गायन की एक शैली है जिसमें शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुरियों द्वारा लड़ने पर जो वीर
युद्धों की जो कहानियों का यशोगान किया जाता है, उनको दर्शाया जाता है, वो ये है। तो याद रखिएगा, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपका सही हो जाता है कि खोंगजोम परबा गाथा गीत, ये ब्रिटिश संतुलन काल के समय जो वीरता की गाथाएं हैं उनका गान है एक तरह से, और जो मणिपुरियों के द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 3 पे अगर देखें तो टोंग टा नृत्य, टोंग टा नृत्य, उसका संबंध अगर देखेंगे तो टोंग टा नृत्य है, ये मणिपुर की प्रसिद्ध युद्ध कला है। ये नृत्य नहीं है, अगर देखा जाए तो टोमटा नृत्य ये मणिपुर की जो प्राचीन युद्ध कला है। और मणिपुरी भाषा में टांग का जो थांग, सॉरी टांग नहीं, थांग, थांग का जो आशय है वो तलवार से है, और टा का आशय है वो बर्छी से, याद रखिएगा। तो इसका संबंध भी आप देखेंगे तो मणिपुर से है, और ये यशोगान के लिए है, युद्ध गान के लिए। तो ये गलत आपका हो जाता है। तो पहला और दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर के संबंध में है। कि ऋग्वेद काल को अगर देखें, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन हैं, उन कथनों को देखिए। प्रश्न को दोबारा समझिएगा। ये कह रहा है कि ऋग्वेद काल के जो आर्य हैं और सिंधु घाटी के जो लोग हैं, उनकी जो संस्कृति के बीच में जो अंतर है, उसका संबंध निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा सही है, आपको देख के बताना है। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, पहला जो ऑप्शन है वो है ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर शस्त्राण, जिसको हम हेलमेट बोले, का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग में कोई साक्ष्य आपको वहां पर नहीं मिलते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनका उपयोग नहीं करते थे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र आदि का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने सौड़त्रे को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोगों ने इस पशु को जानते थे। तब आपको इसका इस्तेमाल करते हुए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तो देखिए लाडलो, यहां पे आपका जो स्टेटमेंट होगा वो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहला और तीसरा आपका सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 आपका रॉन्ग है। देखिए ऋग्वेद कालीन आर्य है, वो स्वर्ण, चांदी, तांबा के साथ साथ लोहे का भी ज्ञान रखते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबर का ज्ञान था, पर लोहे के ज्ञान से वो वंचित थे। इसलिए आपका स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत हो जाता है, याद रखिएगा। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आता है। अगले प्रश्न पे चलें। मणिपुर संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है पहला ऑप्शन लिखा, ये गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। दूसरा, ये केवल करताल ही एक मात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। ठीक है। दूसरा है, ये भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। आपको बताना उपयुक्त में से कौन सा या कौन से सही होंगे। तो मेरे लाडलो, आपको जल्दी से जल्दी जवाब देना है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर यहां पर। क्यों? क्योंकि पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। अब देखिए, थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि मणिपुर संकीर्तन में पारंपरिक रूप से गायन, वादन और नृत्य किया जाता है। गायन है, वादन है और नृत्य भी है, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। और इसमें विशेष तौर पर मणिपुर के मैदानी भाग में रहने वाले वैष्णव परिवार के धार्मिक उत्सवों और उनके जीवन में विविध चरणों को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यह संकीर्तन मंदिर के केंद्रीय भाग में होता है, जहां पर कलाकार गायन और नृत्य के जरिए भगवान कृष्ण के जीवन और कृत्यों का वर्णन करते हैं। बड़े ही विशिष्ट रूप में उपासकों से भरे हॉल में ढोल बजाने और गायन नृत्य के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन होता है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है, ये गीत और नृत्य संबंध है, लेकिन यहाँ करताल नहीं होता, यहाँ ढोल भी बजाया जाता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। तो पहला और तीसरा आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 आपको यहां पर जो कथन दे रखे हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। एक बार पढ़ लीजिएगा जल्दी से जल्दी सभी के सभी लोग, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से सभी देखें। तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में आपको जो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं इनको ध्यान से पढ़ना है। पहला है, सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा है, सर्व अस्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षीण नहीं है।
अब आपको इसका जवाब देना है। अब देखिए प्रश्न बड़े ही लाजवाब है, आपको समझने की यहां पर जरूरत आती है। तो याद रखिए यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो वो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ऐसा है तो क्यों है, जरा देखिए। देखिए सौतात्रिक और जो सम्मिलित बौद्ध मत से संबंध आप देखेंगे तो आप समझें कि इन दोनों का जो संबंध है वो किससे है, बौद्ध मत से है। याद रखिएगा, तो अगर आप स्वतांत्रिक और समितीय की बात करेंगे तो इन दोनों संप्रदायों का जो संबंध है वो बौद्ध से है, न कि जैन से। याद समझना आपको, तो ये बात क्लियर होगी। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही यहां पर जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बात करें, बौद्धिस्त्व पदमपाणि, बौद्धिस्त्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकार हैं जो कि कहां पर है। देखो लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सवाल की लैंग्वेज क्या कर रहा है कि बौद्धिस्त्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहां पर है, अजंता में है, बादामी में है, बाग में है, या एलोरा एलोरा में है। आपको जल्दी से जवाब देना है इसका। देखिए ये आपको देखने को मिलेगा, तो अजंता की गुफाएं वो सारी बौद्ध धर्म को समर्पित है, तो अजंता में आपको देखने को मिलेगा। तो बौद्धिस्त्व पदमपाणि का जो चित्र है वो अजंता की गुफा 1 में स्थित है, याद रखना गुफा नंबर 1 में आपको यहां देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चले, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला परंपराएं, दूसरा समुदाय। तो एक तरफ परंपराएं लिखा है, दूसरा समुदाय लिखा है। पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है चलियाहा साहिब उत्सव, दूसरा है नंद राजा जात यात्रा, तीसरा है वारी वारकारी। अब आपको समुदाय सामने लिखे, सिंधिया का, गोंडों का, या संथालों का। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों, यहां पर आपका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, क्योंकि यहां पर केवल और केवल एक स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों 2 और 3 गलत है। ऐसा है तो क्यों है, देखिए चालिया साहिब का जो उत्सव है ना, ये सिंधियों का उत्सव है, स्पेशली महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो ये सिंधियों का उत्सव है। अगर हम बात करें नंद राज जात यात्रा, याद रखना ये नंदा देवी मंदिर ये उससे संबंध रखता है और ये उत्तराखंड से रखता है, तो ये नंदा देवी से, गोंडों का नहीं है, याद रखिएगा। और बात करें किसकी, वारी वारकारी, ये अगर देखें तो ये विठोल देवता के लिए प्रसिद्ध है, विठोल देवता के लिए अगर जाने जाएंगे तो उसकी बात करता है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो केवल और केवल स्टेटमेंट नंबर 1 सही होगा, इसलिए हमारा आंसर 1 यहाँ पर राइट बैठता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, मध्यकाल में मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। आपको 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे, ठीक है, तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पूर्व जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रमण या जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। अब आपके सामने 2 स्टेटमेंट हैं, इनको ध्यान से देखकर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो लाडलो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, आइए हम बात करते हैं। देखिए तमिल क्षेत्र के लिए हम बात करें तो सिद्धर, जिसमें अगस्त्य भी आते हैं, याद रखना। तो तमिल क्षेत्र के सिद्ध शैव झुकाव वाले थे और एकेश्वरवादी थे, ठीक है, वे मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। और कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत भी शैव थे और वे पुनर्जन्म और जाति क्रम को नहीं मानते थे। तो इसका मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न पे चले, तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो आपके सामने 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है बौद्धिस्त्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है बौद्धिस्त्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा स्टेटमेंट है बौद्धिस्त्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्माण प्राप्त विलंबित करता है। तो देखिए यहां पर जो आपका आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों हो जाता है रॉन्ग, तो आइए बात करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श है वो बौद्धिस्त्व है। इस बंदे ने यहां पे क्या लिख दिया है, इसने लिखा हीनयान, तो ये गलत बात है। ये हीनयान का नहीं है, ये किसका है जी, ये है महायान का। आपको बात समझ में, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? कि अजंता और महाबलीपुरम के जो स्थान हैं वहां से दो ऐतिहासिक स्थान प्राप्त हुए हैं, उनमें कौन सी दो बातें वो समान हैं? आपको देखना, तीन स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला है दोनों ही एक समकाल में निर्मित हुई थी। दूसरा है दोनों का ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। दोनों ही शिलाकृत स्मारक हैं। अब आपको जवाब देना है इसका कौन सा आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए लाडलो, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि दोनों ही वो पत्थर पे उकेरे गए स्मारक हैं, पत्थरों को चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, समकालीन नहीं है। ये दोनों रॉन्ग है, ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, अजंता की अगर कलाकृति की बात करें तो ये दूसरी शताब्दी तक इसका निर्माण देखने को मिलता है, और वहीं महाबलीपुरम देखेंगे तो वो 7वीं शताब्दी के मध्य में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर इनका समय देखें तो अजंता है ये दूसरी शताब्दी से संबंध रखती है, और महाबलीपुरम है ये 7वीं शताब्दी से संबंध रखता है। अब बात आती है कि सर संप्रदायों को लेकर, तो देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध संप्रदाय का प्रभाव देखती हैं, और जबकि महाबलीपुरम की जो संस्थाएं वो वैष्णव शिव मतलब हिंदू मंदिरों की बात करती है। तो आप यहां पे देखो तो सांप्रदायिक भी इनके अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपका रॉन्ग है, थर्ड आपका राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, ये आज की क्लास के मैंने टॉप 15 क्वेश्चन आपको ये दिए हैं। वैसे ये सेशन लाइव होने वाला था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं हो सका। कल हम फिर लाइव आएंगे ठीक 7:30 बजे, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कराएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी तरह का कोई कमी अगर आपको लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत जरूर कराएं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे नंबर हैं 7851931188। इस पर आप पीडीएफ लिखकर कमेंट कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को एसीएफ का तमाम जो स्टैटिक जीके है वो कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो आप लोग इसे एंजॉय करें। एसीएफ की जो क्लास होगी उसका जो राजस्थान और इंडिया से संबंधित जीके वाला पोर्शन है उसके तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके सामने होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।